हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बिलाल अहमद आपके इस कॉम्पिटिटिव गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वीडियो मैं मराठाओं के लिए से रिलेटेड लेकर के आया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका था कि अगला वीडियो जो आपका आएगा वो मराठाओं से रिलेटेड आएगा। इससे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपका यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के उत्तर मुगल काल, बंगाल विजय, फिर उसके बाद आपका एंग्लो मैसूर युद्ध, फिर उसके बाद सिख आंदोलन के बारे में, जितने भी थे सिख गुरुओं के बारे में, ये सारा वीडियो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब अपलोड हो चुका है। आप आराम से चाहें तो उसको जा करके रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो टॉपिक्स मैं अपलोड कर रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम, आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ख़ास करके आपका बीपीएससी हो गया, फिर उसके बाद आपका दरोगा है, एनटीपीसी है, इन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका वीडियो सीरीज़ आ रहा है। तो आज जो वीडियो आया है वो आपका मराठा से रिलेटेड आया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग मराठा के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये मराठा साम्राज्य एक नई शक्ति बन करके उभरा महाराष्ट्र में। ठीक है, और उसका विस्तार किसने किया, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। और हम लोग सिर्फ एक फैक्चुअल क्वेश्चन टाइप का पढ़ेंगे, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा कहानी के तरीके से नहीं पढ़ेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसी को हम लोग डील करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिटेल में या बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। हम जितने भी क्वेश्चन आपको पीटी लेवल के आते हैं, या खास करके आपको हम पीटी लेवल का करवा रहे हैं, तो पीटी लेवल में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका भले ही पीसीएस क्यों ना हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, उस लेवल के सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो सारा आपका इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मराठाओं के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि उस समय भारत में उत्तर में मुगल का राज्य चल रहा था। ठीक है, एक भारत में आपका एक तरफ उत्तर में मुगल का राज्य चल रहा था, और यहाँ पर इस मुगल के राज्य में औरंगज़ेब का शासन चल रहा था। इस समय यहाँ पर औरंगज़ेब थे। तो उसी समय यहाँ साउथ में के महाराष्ट्र में एक नई शक्ति उभर करके निकलती है, जिससे हम लोग और जो मराठा साम्राज्य की स्थापना करती है। ठीक है, एक तरफ उत्तर में आपका मुगल का शासन चल रहा था, आपका औरंगज़ेब का, और इस तरफ आपका बीजापुर का शासन चल रहा था, और इधर आपका जो चल रहा था वो महाराष्ट्र में आपका मराठाओं का शासन शुरू हुआ था। उस समय एक नई नई शक्ति बन के ये उभरी थी। ठीक है, तो यहीं पर इसे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका उदय हुआ, कैसे इसका विस्तार हुआ, किस तरीके से इन्होंने अपने भारत में और आगे तक अपने साम्राज्य को फैलाया। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। देखिए, मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले सबसे पहले शिवाजी हैं, जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ जानते हैं। शिवाजी का डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डेट हमेशा याद रखिएगा। डेट अक्सर पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी, दोनों का डेट पूछता है। तो याद रखिएगा कि शिवाजी का जन्म 1627 में होता है और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनका जन्म कब होता है? 1627 में शिवनेर में होता है। शिवनेर नाम की एक जगह महाराष्ट्र में होती है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ होता है? 1627 में शिवनेर में होता है, और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले रहता है। याद रखिएगा, इनके पिता और इनकी माता दोनों का नाम हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। ये जो भी टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आए हुए हैं, और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको करवाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी। ठीक है, तो उनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। इनके माता का नाम क्या था? जीजाबाई। तो याद रखिएगा, जन्म कब हुआ? 1627 में शिवनेर में। पिता का नाम शाहजी भोसले थे, माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, और शिवाजी के संरक्षक, जिसको हम लोग राजनीतिक गुरु कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो थे आपके दादाजी कोंडदेव।
ठीक है। दादाजी कोंडदेव जो थे वो इनके राजनीतिक गुरु थे, जिनको हम लोग संरक्षक भी कहते हैं। शिवाजी के संरक्षक अगर पूछा जाए या शिवाजी के राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो वो कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव, ठीक है। ये दादाजी कोंडदेव इनके कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। और अगर पूछा जाए कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, जो आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, वो कौन थे? तो वो थे आपके रामदास, ठीक है। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो वो थे आपके रामदास। शिवाजी के धार्मिक राजनीतिक गुरु कौन थे संरक्षक? तो वो थे दादाजी कोंडदेव, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी पहली पत्नी का नाम साईबाई था, ठीक है। इनकी पहली पत्नी का नाम साईबाई था, याद रखिएगा जी, जो 1640 में इनका विवाह इनसे हुआ था। तो शिवाजी की टोटल 7 पत्नी थी, जिनमें से इनकी सबसे पहली पत्नी का नाम क्या था? साईबाई था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इनका सबसे पहला सैन्य अभियान जो हुआ था, मतलब सबसे पहली बार इन्होंने जो कि जिस पर आक्रमण किया था, सैन्य अभियान चलाया था, वो कौन था? तो बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध चलाया था, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि शिवाजी का सबसे पहला सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? तो वह था बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध इन्होंने यह सैन्य अभियान सबसे पहला चलाया था, ठीक है। और उसके बाद 1643 में सबसे पहला ये सिंहगढ़ का किला जीतते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि इन्होंने सिंहगढ़ का किला कब जीता, पुरंदर का किला कब जीता। तो ये सारे टॉपिक पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि सबसे पहला इन्होंने सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चलाया? तो बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध, ठीक है। और सबसे पहला किला इन्होंने कब जीता? तो 1643 में सिंहगढ़ का किला ये जीतते हैं, ठीक है। और 1654 में पुरंदर का किला जीतते हैं, ठीक है। 1643 में सिंहगढ़ का किला जीतते हैं और 1654 में पुरंदर का किला जीतते हैं। डेट याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 1659 में 1659 में शिवाजी बीजापुर के अफजल खां की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बीजापुर में की अफजल खां की हत्या कौन करते हैं? तो शिवाजी। ये कब करते हैं? तो 1659 में, 1659 में ये शिवाजी बीजापुर के अफजल खां की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ को याद रखिएगा। तो 1659 में ये अफजल खां के विरुद्ध इनसे युद्ध होता है और अफजल खां की हत्या कर देते हैं। और 1663 में शाइस्ता खां को युद्ध में हरा देते हैं, ठीक है। क्या होता क्या है कि जब मराठा अपना विस्तार करना शुरू करते हैं शिवाजी के शासन में, तो उस समय उत्तर में जब मुगल काल चल रहा था, तो मुगल काल में वहाँ पर औरंगजेब का शासन चल रहा था। तो औरंगजेब ने देखा कि महाराष्ट्र में आपको मराठाओं का विस्तार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो इसको रोकने के लिए ये औरंगजेब अलग अलग आदमियों को, अपनी सेनाओं को भेजते थे इनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए, इनको रोकने के लिए। लेकिन शिवाजी ये क्या करते थे कि इस विरुद्ध में उन लोगों को हरा देते थे, और उनको वापस कर देते थे। तो 1659 में उन्होंने अफजल खां की हत्या की और 1663 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को उन्होंने युद्ध करने के लिए भेजा और उनको रोकने के लिए। तो औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी ने क्या किया कि इस शाइस्ता खां को भी इस संघर्ष में, इस युद्ध में हरा दिया और उनको वापस कर दिया, ठीक है। तो याद रखिएगा 1643 में उन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता, 1654 में उन्होंने युद्ध करके पुरंदर का किला जीता, 1659 में बीजापुर के अफजल खां की हत्या कर दी और 1663 में शाइस्ता खां को संघर्ष करते हुए उनको हरा दिया, उनको वापस कर दिया, ठीक है। तो शाइस्ता खां कौन थे? औरंगजेब के मामा थे, ठीक है। और 1664 में सूरत को पहली बार लूटते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा स्टार लगा के कि 1664 में ये सूरत को पहली बार लूटते हैं। ये अक्सर कई बार एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं कि सूरत को शिवाजी ने पहली बार कब लूटा था? तो 1664 में, ठीक है। 2 बार लूटा था, तो पहली बार इन्होंने कब लूटा? तो 1664 में वो सूरत को पहली बार लूटते हैं। सूरत जाते हैं, उस समय वहाँ पर मुग़लों का राज वहाँ पर चलता है, तो वो वहाँ पर जा करके बहुत बड़े पैमाने पर लूटमार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बार सूरत को कब लूटा? तो 1664 में। तो आइए एक डेट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1643 क्या था? सिंहगढ़ का किला, 1654 पुरंदर का किला और 1659 शिवाजी ने बीजापुर के अफजल खां की हत्या की और 1663 में क्या था? शाइस्ता खां को हराया जो औरंगजेब के मामा थे। और 1664 में 1 साल बाद सूरत को पहली बार लूटते हैं, ठीक है। और उसके बाद
22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। ठीक है, जो पुरंदर का किला उन्होंने जीता था 1654 में, तो सूरत को लूटने के बाद एक साल बाद 1665 में 22 जून 1665 को, डेट याद रखिएगा, 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। और ये पुरंदर की संधि किन के बीच होती है? तो यह शिवाजी और कछवाहा के राजा जय सिंह के बीच होती है। याद रखिएगा, पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह हुई थी शिवाजी और कछवाहा राजा जय सिंह के बीच हुई थी। ठीक है, तो एक तरफ शिवाजी थे और एक तरफ जो राजा जय सिंह थे वो मुगलों के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है, मुगल ने राजा जय सिंह को भेजा था कि आप जाकर के उनके साथ संधि करिए। ठीक है, तो कछवाहा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच किसकी संधि होती है? पुरंदर की संधि। और ये कब होती है? 22 जून 1665 में। ठीक है, ये तो इस संधि में क्या होता है? तो इस संधि में क्या होता है कि शिवाजी जितना किला इन्होंने शिवाजी जीता था युद्ध करके, उस टोटल 35 किला इन्होंने जीता था अपना युद्ध करके। तो इस 35 किले में से 23 किले को वापस मुगल को देना पड़ा था। ठीक है, तो इस पुरंदर की संधि से इन्होंने इस युद्ध को रोक दिया। जो युद्ध कर करके ये किला जीतते थे, तो इस युद्ध को रोका गया और जो 35 किला इन्होंने जीता था, उस 35 में से 23 किला वापस मुगल को देना पड़ गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। किसके बीच? राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। राजा जय सिंह जो थे वो औरंगजेब की तरफ से भेजे गए थे शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए, और उसी के वक्त क्या होता है कि ये संधि हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, और इस संधि में भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि संधि में क्या हुआ था। तो जीते हुए 35 किले में से 23 किले मुगल को वापस देने पड़े थे। किसको? शिवाजी को। ठीक है, अब आगे आइए। 1666 में क्या होता है कि शिवाजी औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि औरंगजेब द्वारा शिवाजी को बंदी कब बनाया जाता है और कहाँ पर बनाया जाता है, किस जगह पर, यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो याद रखिएगा 1666 में शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। और कहाँ पर बनाया जाता है? आगरा में। ठीक है, आगरा शहर में वो उनको बंद करके रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन 1666 में वो बंदी बनते हैं और 1666 में ही वो वहाँ से भाग निकलते हैं। ठीक है, वो चालाकी से अपना वो क्या करते हैं कि वो वहाँ से भाग निकलते हैं फूल की टोकरी में बैठ करके। ठीक है, तो उस समय कोई फंक्शन हो रहा था वहाँ पर, तो उस फंक्शन में वो फूल की टोकरी में बैठ गए थे और उसी समय वहाँ से वो निकल गए थे। तो 16 से अगर पूछा जाए कि औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को बंदी कब बनाया गया था, तो 1666 में। और कहाँ बनाया गया था? तो आगरा में। ठीक है, और उसी साल भी अगस्त 1666 में वो वापस छूट भी गए थे, भाग भी गए थे। और भागने के बाद उसके 4 साल बाद 1670 में सूरत को फिर से एक बार लूटते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि सूरत को पहली बार इन्होंने कब लूटा था? तो 1664 में। और सूरत को दूसरी बार कब लूटा था? तो जब कैद से वापस भागे थे, तो भागने के बाद 1670 में वो सूरत को दूसरी बार लूटते हैं। ठीक है, तो सूरत को दूसरी बार कब लूटा? 1670 में। 1666 में बंदी बनाए गए और 1670 में सूरत को दूसरी बार लूटते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। 1670 में वो दूसरी बार लूटा सूरत को, और उसके बाद 6 जून 1674 को शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। मतलब वो राजा का पद संभालते हैं, राजा बनते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था, तो उन्होंने 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। और किससे करवाया था? तो बनारस के एक महान पंडित थे गंगा भट्ट, उन्हीं से उन्होंने अपना करवाया था राज्याभिषेक। ठीक है, तो 6 जून 1674 को, डेट याद रखिएगा कि 6 जून 1674 को शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। और राज्याभिषेक किससे करवाते हैं? तो वो अपने बनारस के महान एक पंडित थे गंगा भट्ट, उनसे वो अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किससे करवाया था? तो बनारस के महान पंडित गंगा भट्ट से उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, और राज्याभिषेक करवाने के बाद ये दूसरी शादी करती हैं और उनकी पत्नी का नाम सोयराबाई था। ठीक है, याद रखिएगा कि राज्याभिषेक करने के बाद वो दूसरी शादी करते हैं और उसमें उनकी पत्नी का नाम क्या था? सोयराबाई। ठीक है, शिवाजी का जो अंतिम अभियान था वो 1678 का था।
1674 में वो राज्याभिषेक करवाते हैं और वे अंतिम युद्ध, अंतिम अभियान वो अपना करते हैं 1678 में, जो कि कर्नाटक अभियान होता है। और इस कर्नाटक अभियान में वो जिंजी का किला जीतते हैं। ठीक है, कौन सा किला जीतते हैं? जिंजी का किला। कौन से अभियान में? कर्नाटक के अभियान में। तो ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में कि कर्नाटक अभियान 1678 में उन्होंने कौन सा किला जीता था? तो जिंजी का किला। ठीक है, जो शिवाजी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक का अभियान 1678 में। और उस समय उन्होंने कौन सा किला जीता था? तो सबसे अंतिम किला, सबसे आखिर बार जिंजी का किला इन्होंने जीता था। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 1678 के बाद उनकी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है 1680 में। ठीक है, तो 3 अप्रैल 1680 को बीमारी के कारण शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 3 अप्रैल 1680 को उनकी किसी बीमारी के कारण शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि शिवाजी का समापन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद उनके बेटे लोग आते हैं, वो क्या करते हैं कि मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो शिवाजी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे पॉइंट्स बता दिए, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जिसको अभी हम आगे बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़िए, फोकस होकर के सुनिए और उसको रिपीट कीजिए, बार बार उस वीडियो को देखिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आएंगे वो अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। 3 अप्रैल 1680 को बीमारी के कारण शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। और अगला ये पॉइंट याद रखिएगा कि कफी खां अपनी पुस्तक में शिवाजी को शैतान का चतुर बेटा कहा था। याद रखिएगा, कफी खां जो थे वो अपनी पुस्तक में शिवाजी को किस चीज़ से क्या कहकर बुलाया है? तो शैतान का चतुर बेटा कहकर संबोधित किया था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, ये पीसीएस के एग्जाम में या अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शिवाजी को शैतान का चतुर बेटा किसने कहा था? तो कफी खां ने। कफी खां ने अपनी पुस्तक में शिवाजी को शैतान का चतुर बेटा कह करके संबोधित किया था। ठीक है, और औरंगजेब ने शिवाजी को क्या कहा था? तो पहाड़ी चूहा कहा था। पहाड़ी चूहा क्यों कहा था? क्योंकि शिवाजी जो थे वो सबसे ज़्यादा गोरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करते थे अपने युद्ध में। जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जो युद्ध कर रहे थे, तो उस युद्ध में वो क्या कर रहे थे? गोरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे पहली बार गोरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल इन्होंने किया था, शिवाजी ने ही किया था सबसे अधिक बार। ठीक है, और वो गोरिल्ला युद्ध पद्धति क्या थी? तो छापेमार युद्ध पद्धति भी इसको कहा जाता है। गोरिल्ला युद्ध पद्धति को हम लोग छापेमार युद्ध पद्धति भी कहते हैं। ये छिप छिप कर वार करते थे। ठीक है, ये छिप छिप करके वार करते थे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोरिल्ला युद्ध पद्धति। तो इसी वजह से औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहकर संबोधित किया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका शिवाजी के बारे में। अब इनके बारे में शिवाजी का प्रशासन देखा जाए, प्रशासन के बारे में आ जाए, इनका प्रशासन कैसा था, इनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो याद रखिएगा, शिवाजी का जो प्रशासन था वो अष्टप्रधान था। ठीक है, शिवाजी का प्रशासन कैसा था? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्री इसमें रहते थे, 8 मंत्रियों से मिल करके यह पूरा शासन चलाते थे। ठीक है, तो शिवाजी का प्रशासन अगर पूछा जाए कि शिवाजी का प्रशासन कैसा था, तो वो अष्टप्रधान था और वो हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, तो चलिए आते हैं कि अष्टप्रधान में 8 मंत्री होते थे, वो कौन कौन से होते थे? ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा एकदम, क्योंकि आपके एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है कि पेशवा कौन होते थे, आमत्य कौन होता था, सुमंत किसको कहते थे, शिवाजी के प्रशासन में सुमंत किसको कहा जाता था, चिटनीस किसको कहा जाता था, ये सबको याद रखना है। तो आइए जानते हैं। अष्टप्रधान में सबसे पहला और सबसे ऊपर होता था पेशवा। पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, सबसे पहले तो छत्रपति होते थे। आज छत्रपति जो मेन राजा होते थे, उनको शिवाजी मराठा साम्राज्य में जो राजा होते थे उसको छत्रपति कहा जाता था। तो पहले तो राजा हो गए छत्रपति, और छत्रपति के नीचे 8 मंत्री होते थे, जिसमें सबसे पहले मंत्री पेशवा होते थे, जिसको हम लोग पेशवा प्रधानमंत्री, सबसे प्रमुख मंत्री होते थे। ठीक है, और उसके बाद होते थे आमत्य। आमत्य कौन होते थे? तो ये अर्थ मंत्री मतलब आर्थिक फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर आमत्य होते थे। आमत्य किसको कहते थे? तो आर्थिक मंत्री होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। ठीक है, वित्त मंत्री इनको कहा जाता था। तो आमत्य क्या होते थे? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। और सुमंत क्या होते थे? तो सुमंत को हम लोग विदेश मंत्री को कहते थे, विदेश का मामला संभालते थे ये भी। ठीक है, तो सुमंत कौन थे? विदेश मंत्री। आमत्य कौन थे? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। और सुमंत कौन थे? विदेश मंत्री।
ठीक है। और अगला आपका था चिटनीस। चिटनीस कौन होते थे? तो ये पत्राचार विभाग के होते थे, हेड होते थे। ठीक है, तो पत्राचार विभाग के जो मंत्री होते थे वो कौन होते थे? उनको क्या कहते थे? चिटनीस। तो चिटनीस हो गए आपके पत्राचार विभाग, सुमंत हो गए विदेश मंत्री, और आमत्य हो गए वित्त मंत्री, और पेशवा तो होते थे प्रधानमंत्री। ठीक है, पीएम, प्रधानमंत्री। अब ये हमारे देश वाले प्रधानमंत्री मत समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री से भी ऊपर एक होते थे राजा, वो मेन हेड होते थे। ठीक है, तो चिटनीस क्या हो गए? पत्राचार विभाग। और सेनापति तो सेना के प्रमुख, वे तो आप लोग जानते ही हैं। और न्यायाधीश क्या होते थे? न्याय के प्रमुख, मतलब न्याय देते थे ये। और न्याय के प्रमुख होते थे न्यायाधीश। और पंडित राव जो होते थे, सातवें मंत्री होते थे पंडित राव। ये इनका काम क्या होता था? तो ये एक मुख्य सलाहकार थे। ठीक है, धार्मिक कार्यों में या फिर किसी भी कार्य में ये एक सलाहकार का काम करते थे, ये सलाह देते थे। ठीक है, पंडित राव। और आठवां जो था वो वाक्यान्विस था। वाक्यान्विस, वाक्यान्विस किसको कहते थे? यह एक गुप्तचर विभाग था, सूचना विभाग। ठीक है, यह एक गुप्तचर सूचना विभाग था, मतलब सीक्रेट रूप से कोई भी सूचना ला करके पहुंचाता था, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? उस मंत्री को हम लोग वाक्यान्विस कहते थे। ठीक है, उस विभाग के हेड जो होते थे उनको हम लोग वाक्यान्विस कहा जाता था। तो आठों मंत्री के बारे में आपको पता चल गया। पेशवा हो गया प्रधानमंत्री, आमत्य वित्त मंत्री, सुमंत विदेश मंत्री, चिटनीस पत्राचार विभाग, सेनापति सेना प्रमुख, न्यायाधीश न्याय प्रमुख, पंडित राव मुख्य सलाहकार या धार्मिक कार्य के लिए मुख्य सलाहकार होते थे, और वाक्यान्विश गुप्तचर विभाग के होते थे हेड। ठीक है, चलिए ये आपके इनके प्रशासन के बारे में जान गए, क्या क्या होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछे गए, हर एग्जाम में, तो याद रखिएगा इनको। अब आते हैं हम लोग टैक्स से रिलेटेड। शिवाजी कौन कौन सा टैक्स लेते थे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो टैक्स हम लोग देख लें, तो ये दो तरह का सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स लेते थे जो कई बार पूछे गए हैं। दो प्रमुख टैक्स था, कर था, वो कौन था? पहला था चौथ और दूसरा था सुरदेशमुखी। ठीक है, तो चौथ कितना लेते थे और क्या होता था और किससे लेते थे, और सुदेशमुखी क्या कितना होता था और किससे लेते थे। तो चौथ क्या होता था कि चौथ जो होता था, चौथ नाम से ही पता चल रहा है कि ये 1/4 भाग। तो चौथ जो होता था वो 1/4 भाग टैक्स वो लेते थे शिवाजी। वो किससे लेते थे? तो बाहर के आदमियों से। बाहर के आदमी कहने का मतलब कि शिवाजी का जो प्रशासन था, जो जितना साम्राज्य जहाँ तक फैला हुआ था, उनके साम्राज्य के बाहर जो छोटे मोटे जो भी राज्य थे, उनसे वो ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे चौथ के रूप में। वो इसलिए लेते थे कि आप जब तक हमको चौथ देते रहिएगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, नहीं तो हम आपके ऊपर आक्रमण करके आपको अपने में मिला लेंगे। ठीक है, तो अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आप अपना चौथ 1/4 टैक्स के रूप में हमें पेड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया चौथ। और दूसरा था सुरदेशमुखी। तो सुरदेशमुखी ये अपने लोगों से लेते थे, अपने साम्राज्य के अंदर जितने भी लोग रहते थे तो उसका प्रशासन चलाने के लिए, देखभाल करने के लिए अपने लोगों से वो सुरदेशमुखी कर लेते थे। और वो कितना होता था? तो वो 1/10 रहता था, कम रहता था। ठीक है, तो सुरदेशमुखी कितना लेते थे? 1/10 किससे? अपने लोगों से। और चौथ की कौन कितना होता था? 1/4 किससे लेते थे? बाहरी लोगों से। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टैक्स थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। चलिए, ये हम आपको बता ही चुके हैं कि शिवाजी साम्राज्य जो है वो गोरिल्ला युद्धपत्ति के लिए जाना जाता है, क्योंकि शिवाजी जो है वो गोरिल्ला युद्धपत्ति सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे आइए। जादूनाथ सरकार ने शिवाजी को प्रथम हिंदू राष्ट्र निर्माता कहा है, क्योंकि इनका जो प्रशासन था वो भी हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू राष्ट्र निर्माता शिवाजी को प्रथम हिंदू राष्ट्र निर्माता किसने कहा है, तो जादूनाथ सरकार ने कहा है। तो जादूनाथ सरकार ने शिवाजी को क्या कहा था? तो प्रथम हिंदू राष्ट्र निर्माता कहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, स्मिथ ने शिवाजी के प्रशासन को डाकू राज्य की संज्ञा दी है। ठीक है, स्मिथ ने, अगर आपसे एग्जाम में कई बार आए हैं ये क्वेश्चन, खास करके याद रखिएगा कि किसने शिवाजी के प्रशासन को डाकू राज्य की संज्ञा दी है, तो स्मिथ ने दिया है। ठीक है, स्मिथ ने डाकू राज्य की संज्ञा शिवाजी को दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि आप जान रहे हैं कि गोरिल्ला युद्धपत्ति का इस्तेमाल करते थे, और गोरिल्ला युद्धपत्ति में क्या होता था वो मालूम है? छिप करके युद्ध करते थे, छिप करके हमला करते थे। तो डाकू लोग भी यही करते हैं, तो इसीलिए इनको डाकू राज्य की संज्ञा दी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। शिवाजी की टोटल कितनी पत्नी थी? 7। तो 7 पत्नियों में से एक पत्नी थी आपकी पुतली बाई। ये पुतली बाई एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पुतली बाई जो थी, शिवाजी के मरने के साथ इन्हीं के साथ सती हो गई थी। सती का मतलब कि जब कोई पति मरते हैं तो उन्हीं के चिता के साथ ये भी जला दिया जाता है, जल जाते हैं, तो उसको हम लोग सती प्रथा कहते हैं। ठीक है,
सती कहा था। तो पहले के ज़माने में सती प्रथा बहुत ज़्यादा थी कि जब किसी का के हस्बैंड मरते थे तो उनके वाइफ को भी साथ में रख करके जला दिया जाता था जिंदा, जो कि एक बहुत गलत प्रथा थी। बाद में जा करके राजा राम मोहन राय और इन लोग की मदद से ये सारी प्रथाओं को हटाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, आगे हम इसके बारे में पढ़ाएंगे भी, सती प्रथा के बारे में डिटेल में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिवाजी की कौन सी पत्नी जो थी वो शिवाजी के मरने के बाद उनके साथ सती हो गई थी? तो पुतली बाई। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये पुतली बाई शिवाजी के साथ सती हो गई थी। ठीक है, अब आगे आइए। एक सभासद एक दरबारी इतिहासकार थे। ठीक है, शिवाजी के दरबारी इतिहासकार थे एक सभासद, याद रखिएगा सभासद थे। कौन थे? सभासद नाम है। ये एक इतिहासकार थे जिन्होंने शिवाजी की जीवनी लिखी है, मतलब उनके बारे में लिखा है, जीवनी लिखी है, बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, तो उस जीवनी का नाम क्या है? बखर। बखर, बखर। ठीक है, खा है तो बखर। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है, ये अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि शिवाजी के जीवनी का नाम क्या है? तो बखर है। और किसने लिखा है? तो इसको सभासद ने लिखा है, ये एक दरबारी इतिहासकार थी। ठीक है, तो इन्होंने यह जीवनी लिखा है जिसका नाम था बखर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। 1 मिनट, लगभग आधे घंटे तो हो ही गए हैं। तो अगर देखा जाए तो शिवाजी के अभी बेटे, इनके बारे में या बेटे के बारे में आएगा। यह 2-3 वीडियो में हम सोच रहे हैं कि ये लेके आए। आधा घंटा से ज़्यादा का वीडियो हम नहीं चाह रहे हैं कि लेकर के आए, क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो आप लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम छोटा छोटा करके वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि अगर ज़्यादा वीडियो हो जा रहा है तो आप लोग उतना लंबा 1 घंटे तक देखिएगा नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि शिवाजी के का जो टॉपिक्स हो गया है तो यहीं तक रहने देते हैं। इसको आप लोग एक बार देखिएगा तो शिवाजी का खूब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसीलिए हम कोई बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ इसमें नहीं घुसाया है, बस जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसी को एक साथ नोट्स के रूप में तैयार किए और आपको सामने ला करके रख दिया। और शायद आशा करते हैं कि आप लोग को याद भी हो गया होगा, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन, एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक्स को, एक ही चीज़ को बार बार इतनी बार बता दे रहे हैं कि वो आपके माइंड में बैठ गया होगा। रिवीजन भी आपको बार बार करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो बस आप एक बार इस वीडियो को देखिए, आपको खुद ब खुद अपने आप याद हो जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखिए, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, आप एकदम निश्चिंत होकर के रहिए, आपका एग्जाम आराम से निकलेगा, सारा एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो आधा घंटा तो हो ही गया, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। हम क्या करेंगे कि मराठा साम्राज्य का 3 पार्ट में वीडियो लेके आएंगे। एक हो गया शिवाजी का और दूसरा हो गया, अब हम तीसरा लेके आएंगे शिवाजी के उनके बेटे के बारे में, शिवाजी के बेटे राजा राम संभाजी के बारे में, फिर पेशवा के बारे में, ये सब के बारे में लेके आएंगे। ठीक है, पेशवा का काल लेकर के आएंगे, ये भी थोड़ा सा लंबा ही जाएगा। और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव ले आएंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शिवाजी का बना देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को धीरे धीरे करके देखिए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो खूब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो जैसे ही धीरे धीरे वीडियो सीरीज कंप्लीट होगा तो तुरंत हम पॉलिटी ले आएंगे, उसके बाद इको लेकर के आएंगे, सारा सब्जेक्ट हम आपका धीरे धीरे क्लियर करवाएंगे और जो भी करवाएंगे अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, और साथ साथ पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है और नौकरी भी ख़त्म हो रही है अब धीरे धीरे। तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी पढ़ें और जॉब लें और मस्ती करें, घूमें फिरें। चलिए, धन्यवाद।